हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ नेक्स्ट टॉपर जूनियर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। मेरा नाम है प्रणव सिंह कन्याल। पढ़ाता हूं तुम लोगों को सामाजिक विज्ञान AK सोशल स्टडीज। तो भैया क्लास 8 न्यू NCERT 5 चैप्टर निपटा दिए बढ़िया से, है ना। आज की क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लोकसभा राज्यसभा कानून कैसे बनाए जाते हैं, कौन कानून बनाता है, उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस कौन रखता है। तो सारी की सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और इसके बाद तुम्हारा एक ही चैप्टर रह जाएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो भी कल अब तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम्हारी क्लास 8 की न्यू NCERT SST की पूरी तरीके से कल निपट जाएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। तो चलो अब कोई टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज का लेक्चर। राणा सर, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? सबसे पहली बात, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। क्या मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर 4 कॉलोनियल एरा इन इंडिया के अंदर ये बात नहीं बताई थी कि भैया कैसे ब्रिटिशर्स हमारा शोषण कर रहे थे और उनके खिलाफ हम लड़े भी, है ना, अलग अलग रिवोल्ट्स भी बताए थे। तो यार फाइनली हमें जब आज़ादी मिली ना अंग्रेजों से, तो उसके बाद हमने क्या किया, इंडियन गॉट द राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन एंड रन द कंट्री। तो जो हिंदुस्तान के संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने एक बात बोली, यार इतने सालों तक अंग्रेजों ने हम पे रूल किया, लेकिन अब हम अपना संविधान बनाएंगे और अपने मुताबिक चीजें करेंगे। वही बात, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन, संविधान लिखा गया संविधान बनाने वालों के द्वारा, जहां पे बहुत सारे फीचर्स मिले कि ऑल एडल्ट सिटीजन गॉट द राइट टू वोट। क्या लास्ट क्लास में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं पढ़ाया था कि जब तुम सभी बच्चे 18 साल से ज्यादा के हो जाओगे तो तुम्हारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वोटर ID कार्ड बनेगा और तुम सब वोट देने जा सकते हो, नो मैटर देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर और मनी स्टेटस। कि हिंदुस्तान के अंदर का जो लोकतंत्र है वो ये बात कहता है, ना तो आपकी जाति के आधार पे, ना तो आपके धर्म के आधार पे, ना ही आप अमीर हो कि गरीब, ना ही आप आदमी हो कि औरत, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर एक व्यक्ति बराबर है और उसको वोट देने का अधिकार है। चलो सर अब आगे चलते हैं। पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द लोकसभा। क्या लास्ट क्लास में तुम्हें नहीं बताया था, पार्लियामेंट के अंदर 2 घर होते हैं जिसको हम बाइकैमरल कहते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा के इलेक्शन पिछली क्लास में भी बताया था हर 5 साल में होते हैं, और जो पार्टी लोकसभा का चुनाव जीतती है उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है। लास्ट क्लास में बताया था। तो यहां भी वही बात है कि हम लोग वोट देने जाते हैं लोकसभा के चुनाव में। द पार्टी विद द मोस्ट मेंबर्स इन द लोकसभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट। अब क्या लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बात नहीं बताई थी कि लोकसभा में 543 सीट्स होती हैं और जिसकी भी 272 सीट्स आ जाती हैं, क्या 272 का वो जादुई आंकड़ा किसी पार्टी के पास आ जाता है तो भैया वो बना लेती है सरकार। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मेक्स लॉज फॉर द कंट्री एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी बात पार्लियामेंट की करेंगे तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात करेंगे। तो यहां से क्या बनते हैं, यहां से देश के कानून बनते हैं और ये डिसाइड होता है कि सरकार कैसे चलाई जाएगी। अभी से पहले तक देयर हैव बीन 17 लोकसभा सिंस द फर्स्ट वन इन 1952। क्या लास्ट क्लास में तुमको नहीं बताया था कि 1951 से 52 के बीच में पहले जनरल इलेक्शन हुए थे? तो उससे लेके अभी तक 17 लोकसभा रही हैं, लेकिन अभी है हम कब, 2026 में। और द 18th लोकसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जून 2024। तो अगर मैं पूछूं अभी से पहले तक कितनी थी तो सर 17 थी, लेकिन पूछूं कि अभी कौन सी लोकसभा चल रही है तो बोल देना 18th नंबर की लोकसभा चल रही है, जिसमें NDA की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। सिंपल बात हो गई ना। अब अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया कि विच लोकसभा इज रनिंग इन 2024 या 2026, कुछ भी पूछ ले, अगर वो पूछ रहे कि कौन सी लोकसभा भी चल रही है तो क्या तुम बता दोगे 18th लोकसभा चल रही है? ईयर को छोड़ो, हुआ क्या था, 2024 में चुनाव हुए थे, तो जिस ईयर से चुनाव हो रहा होता है ना, जो पार्टी जीत गई होती है, तो उस ईयर से देखा जाता है कि अभी कौन सी लोकसभा चल रही है। अगर यार 2024 की जगह 2025 लिख दे, 26 लिख दे, तो भाई कंफ्यूज नहीं होना, क्या है वही रहे कि 18th लोकसभा अभी चल रही है जिसमें NDA की सरकार है। अब भैया वेरी इंपॉर्टेंट, लिख ले #PKP, यहां से क्वेश्चन बनेगा तेरे एग्जाम में। कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी पार्लियामेंट की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट, है ना, भारत के प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। लोकसभा,
राज्यसभा। ये 3 पार्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। और एमसीक्यू में भी तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि जब भी पूछा जाएगा कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, बोल देना एक प्रेसिडेंट, सेकंड लोकसभा, थर्ड इज राज्यसभा। और जो लोकसभा होती है लास्ट क्लास में भी बताया था, इसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं ना, क्योंकि लोग डायरेक्टली वोट देने जाते हैं और उनके वोट से ही सरकार बनती है। और इसी के साथ साथ इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, याद रखना, 1 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछेगा। तो एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस, तो ऐसे याद रख लेना। अगर वो पूछ ले कि लोअर हाउस कौन सा हाउस होता है तो बोल देना राज्यसभा, लोकसभा। अब अभी वो पूछे कि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को क्या कहते हैं प्रणव सर? लास्ट क्लास में बताया था काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। क्या इतनी बात समझ आई? अगर वो पूछ ले लोअर हाउस किसको कहा जाता है तो लोकसभा बोल देना। अगर वो बोल दे कि अपर हाउस किसको कहा जाता है तो बोल देना राज्यसभा को कहा जाता है। 1 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछता है वो यार तुमसे। वही बात, विच हाउस इज कॉल्ड लोअर हाउस? लोअर हाउस किसको कहा जाता है? क्या तुम नहीं बता दोगे? लोकसभा को कहा जाता है। अगर वो इसकी जगह पूछता कि अपर हाउस कौन सा है तो क्या तब तुम्हारा आंसर राज्यसभा नहीं हो जाता? तो ऐसे ही वो 1 मार्क्स से तुम्हारे साथ खेलेगा, लेकिन तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। अब भैया इस पे भी लिख #PKP, कंफर्म PKP। इससे क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा ना वो 1 मार्क्स का बनेगा। पूछ लेगा लोकसभा को क्या कहते हैं, तुम कह दोगे लोअर हाउस। 1 मार्क्स पे पूछेगा राज्यसभा को क्या कहते हैं, तुम कह दोगे अपर हाउस। लेकिन यहां से 3 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हारे शुरू बन हो जाते हैं। कभी कभी तो 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, अगर उसको तुम्हारे एग्जामिनर को पूछने का मन हुआ तो यहां 2 फंक्शन हमें पार्लियामेंट के देखने को मिल रहे हैं। क्या? पहला है लेजिस्लेटिव फंक्शन। ध्यान से सुनना, लेजिस्लेटिव फंक्शन का सीधा सा एक अर्थ होता है लॉ मेकिंग, यानी कानून बनाना। तो पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है प्रणव सर? कानून बनाना। तो ये तो सिंपल है, जहां भी तू शब्द देख ले लेजिस्लेटिव ये वो, तो इसका सीधा मतलब होता है लॉ मेकिंग यानी कि कानून बनाना। सेकंड होता है इसका एग्जीक्यूटिव फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहने का मतलब है? होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। भाई अगर तुमने कोई कानून बनाया, क्या वो संविधान को तो वॉयलेट नहीं कर रहा? क्या वो संविधान के अगेंस्ट तो नहीं है? क्या वो लोगों के राइट के अगेंस्ट तो नहीं है? अगर है तो सरकार को अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। ये 2 फंक्शंस होते हैं। अब इन्हें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। लेजिस्लेटिव फंक्शंस के अंदर 4 फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, और ये तुमसे क्वेश्चन में पूछ लेगा। या तो पूछ लेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस बता दो, बोल देगा लॉ मेकिंग बता दो, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी बता दो, या फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी बता दो। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन में 4 फंक्शंस आते हैं, इनको अच्छे से पढ़ेंगे। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। पहला क्या? इट सपोर्ट्स डेमोक्रेसी बाय अलाउइंग ऑल द एडल्ट्स टू वोट एंड चूज देयर गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात हो रही है कि संविधान में ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन जो है वो यही तो कहता है कि हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। यहां पे जब भी वो तुमसे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन पूछेगा, 3 चीजें, सिर्फ 3 चीजें याद रखने, तुम्हारा आंसर हमेशा कंप्लीट होगा। पहला बताता है ये सेपरेशन ऑफ पावर्स। किसके बीच में पावर सेपरेट हो रही है प्रणव सर? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। याद रखना, जो सरकार होती है क्लास 6 7 पे भी तुम पढ़ के आए होगे, 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस लॉ को इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है, ये जो 2 ये काम कर रहे हैं ना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये कोई ऐसा कानून तो नहीं बना रहे जो संविधान के अगेंस्ट है, तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस रखना। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन यही है कि हमारे देश के संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर गिवन है कि हर एक ऑर्गन का, चाहे लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, इनके फंक्शंस क्लियरली मेंशन्ड है। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इंश्योर्स फेडरलिज्म। भाई फेडरलिज्म का मतलब होता है व्हेन पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखना, व्हेन पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसको फेडरलिज्म कहते हैं। क्या कहने का मतलब है सर डिफरेंट लेवल? देखो, एक होती है केंद्र सरकार, सभी बच्चे मानते हो, जहां पे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं उसको, यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। उसके नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे यूपी की जहाँ योगी आदित्यनाथ हैं, उसके बाद वेस्ट बंगाल की मान लिया, वहाँ पे ममता बनर्जी सीएम, तो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग सरकार। उसके नीचे आती है लोकल गवर्नमेंट, जिसके अंदर पंचायत वगैरह आती हैं। तो ये जो 3 लेवल हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो इनके बीच में जो पावर डिवाइड हो रही है उसी को फेडरलिज्म कह रहा है, ताकि हर एक गवर्नमेंट अपने फंक्शन बढ़िया से कर पाए। और लास्ट, इट मेक लॉज टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स एंड फॉलो द डीपीएसपी, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। जब आगे जाके तुम बहुत बड़े हो जाओगे ना, क्लास 11 12 में जाओगे, उसके बाद बीए वगैरह करोगे, पॉलिटिकल साइंस इन सबसे, तो ये वर्ड बहुत बार सुनोगे, डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स तो तुम्हें बता ही चुका हूं, हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। संविधान ने आपको कुछ ऐसे अधिकार दे रखे हैं जो सिर्फ आपके लिए हैं। अगर सरकार उन्हें वॉयलेट करती है तो आप डायरेक्टली ये जो जुडिशरी है इसके पास जा सकते हो कि यार सरकार ने हमारे एक ये जो राइट्स हैं उनको वॉयलेट किया,
आप सरकार के खिलाफ एक्शन लो। और सर तो फंडामेंटल राइट्स की कहानी तो क्लियर है। और उसके बाद आता है डीपीएसपी, शॉर्ट में इसको डीपीएसपी कहते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये कुछ ऐसी डायरेक्शंस है हमारे संविधान में जो बताती है कि एक वेलफेयर, एक अच्छी स्टेट कैसी बनाई जाए। तो इसका काम भी वही होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन पूछेगा तो ये 3 बता देना बड़े आराम से। आगे चलो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? लॉ मेकिंग। भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम तो पार्लियामेंट का यही है ना प्रणव सर। द मेन वर्क ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक लॉस, यानी कि कानून बनाना ही तो पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अब सुनो, अ बिल becomes an act after long debate and discussion and final approval from the parliament। ऐसा नहीं है कि सरकार हो, कोई भी हो, किसी ने जो मन आया तो कानून बना दिया। पहले एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके ऊपर चर्चा होती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बीच में, लोकसभा में अलग होती है, राज्यसभा में अलग होती है। उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है। उसके बाद जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करता ना, तब तक वो एक्ट नहीं बनता। तो समझो पार्लियामेंट का ये जो काम है लॉ बनाने का, ये इतना आसान नहीं है कि रात को सोए सुबह बना दिया। बहुत ज्यादा इसमें प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे पूछेगा 1 मार्क्स में। देखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अगस्त 2009। तो जो राइट टू एजुकेशन है, ये सिंपल सी बात बोलता है 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना ये बिल्कुल जरूरी है। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मैंडेटरी फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14। अब सरकार ने क्या किया इसके ऊपर, यहां पे तुम एक वर्ड पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। भाई ये शब्द बहुत बार सुनोगे, शॉर्ट में इसको CAA कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि संविधान में संशोधन करना। तो सरकार ने संविधान के अंदर संशोधन करके ये जो राइट टू एजुकेशन है, इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसको डाला गया आर्टिकल 21 क्लॉज ए में। अब प्रणव सर वो क्या पूछेगा कि राइट टू एजुकेशन कब आया, तुम बोल देना 2009 में आया। वो पूछेगा कि भैया कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, यानी कि मौलिक अधिकार बनाया गया, तो तुम बोल देना 86 से बनाया गया। अगर वो पूछ ले कि राइट टू एजुकेशन, ध्यान सुनना मेरी बातें, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कि राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है, तो तुम बोल देना 21 क्लॉज ए में है। तो अगर वो इससे स्लाइड से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, याद करके आराम से जाना। और अगर मैं तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एस्टैब्लिश्ड राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, क्या तुम बता दोगे 86 से हुआ था? यहां पे लिखा भी है, कंफ्यूज मत हो ना 84, 85 इन सब में, 86 से हुआ था। अगर मैं यहां पूछ लेता कि कौन से आर्टिकल में हुआ था, तो क्या तुम चुपके से नहीं बोल देते आर्टिकल 21 क्लॉज ए में इसका मेंशन हमें देखने को मिलता है। अब वही कहानी एक बिल से एक्ट कैसे बनता है, इसको ध्यान से समझना। प्रोसेस पूरे लोकसभा राज्यसभा दोनों में चलता है। पहले तो जो भी बिल होगा, किसी के ऊपर भी कानून बना रही है सरकार, तो वो किसी भी घर में यानी कि किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि लोकसभा में भी शुरू हो सकता है, राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, आगे बताऊंगा। तो कोई भी एक्ट बनाना है सरकार को तो पहले बिल लाएगी। बिल को या तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद भैया रीडिंग ऑफ द बिल को पढ़ा जाएगा कि भाई कहना क्या चाह रहे हो, किसके ऊपर लॉ बनाना चाह रहे हो। उसके बाद उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास रेफर किया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी में वही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो पूरा इस बिल के ऊपर देखते हैं कि कुछ इसमें गलत तो नहीं है, कुछ वो तो नहीं है। उसके बाद जब वो स्टैंडिंग कमेटी वाले देख लेते हैं, तो इसको कंसिडरेशन के लिए किया जाता है और इसको पास किया जाता है। तो भैया पास करने से पहले इसके ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होती है। कभी भी जब लॉ बनता है ना, एक्ट बनता है, तो भाई इतने सारे पेजेस का होता है वो, उसके ऊपर चर्चा होती है लोकसभा में, राज्यसभा में, और फिर जब चर्चा होती है तो उसके ऊपर वोट किया जाता है। वोट करने में क्या होता है, जैसे लोकसभा में कोई बिल आया, अब उस बिल को एक्ट बनना है, ये सारा प्रोसेस हो गया, रीडिंग भी हो गई, उसके बिल के बारे में भी पढ़ लिया। अब जब बिल को एक्ट बनना है तो उसके ऊपर वोटिंग होगी। अब वोटिंग में वो क्या बात बोलता है कि वो जो स्पीकर होते हैं है ना लोकसभा में, वो पूछते हैं भैया कौन कौन इस बिल के समर्थन में है, कौन कौन इसके अगेंस्ट में। अगर समर्थन के लोग ज्यादा होते हैं तो ये बिल एक्ट बन जाते हैं, यानी कि उस घर से पास हो जाता है। जैसे लोकसभा में प्रोसेस हुआ, वोटिंग हुई, लोगों ने कहा, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने कहा कि भाई इस बिल को तो एक्ट बनना ही बनना चाहिए, तो लोकसभा से वो बिल पारित हो जाता है। अब जब लोकसभा से वो बिल पारित हुआ तो वो एक्ट बनने के लिए उसको राज्यसभा जाना पड़ेगा कि
सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड इन द अदर हाउस। अगर ये सब चीजें राज्यसभा में शुरू हो रही होती तो सेम चीजें फिर लोकसभा में शुरू हो रही, तो कहीं से भी हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वहां से भी ये पास हो जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि भाई ये बिल का एक्ट बनना बहुत जरूरी है देश हित के लिए, तो उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर अपने हस्ताक्षर करती हैं और उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है और बिल एक एक्ट बन जाता है। तो यानी कि इतना बड़ा प्रोसेस होता है पार्लियामेंट के अंदर भी। ऐसा नहीं है कि रात को मैं सोचूं चलो सरकार सोचे यार इस पे कानून बनाते हैं, चलो कल बना देते थे, ऐसा नहीं होता। सारे लोगों से चर्चा होती है, इतना बड़ा प्रोसेस होता है, वोटिंग होती है, उसी के बाद ये एक्ट बनता है। अब वही मैंने एक एक्सेप्शन क्या बताया कि कुछ ऐसे बिल होते हैं, क्या ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे बिल होते हैं जो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और उसका बेस्ट एग्जांपल है मनी बिल। तो वो तुमसे 1 मार्क्स में पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा बिल है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो तुम बोल देना मनी बिल। प्रणव सर ने बता दिया था। थर्ड फंक्शन में आओ लेजिस्लेटिव के, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। भैया देखो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी फिलहाल है ना, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि इनके बाकी के जो मंत्री हैं, दे आर द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड दे आर रन द गवर्नमेंट। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के जो होते हैं प्रधानमंत्री, अभी आगे और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं प्रधानमंत्री और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जिनको प्रधानमंत्री को जिनके ऊपर पूरा भरोसा है। अब इनका काम क्या होता है, इन्हीं का काम है इंप्लीमेंट करना लॉज को एंड टेक डेली डिसीजंस टू मैनेज द कंट्री। यानी कि क्या, लोकसभा राज्यसभा में लोग बैठे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे, उन्होंने बिल पास करा दिया, वो एक्ट बन गया, लेकिन अब उस एक्ट को अच्छे तरीके से उसका पालन हो, ये इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। दे आर आंसरेबल टू लोकसभा, वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया क्योंकि सरकार जो है लोकसभा में इनकी बनी है, तो लोकसभा के लिए लोग अकाउंटेबल होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आर होता है, क्वेश्चन आर नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें सवाल पूछे जाते हैं। मिनिस्टर मस्ट आंसर क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपीज। जो ऑपोजिशन पार्टी है, जिनकी सरकार नहीं है, वो मंत्रियों से सवाल पूछती है और उनका सवाल मंत्री लोग देते हैं। सेम बात, स्पेशल कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्सो चेक द वर्क ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड मेक श्योर दे आर अकाउंटेबल। डिफरेंट टाइप की कमिटीज बनाई जाती है पार्लियामेंट के अंदर, और उसके जो पार्ट होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं, कोई बाहर से कोई नहीं आता। तो वो देखती है कि जो भी अलग अलग मिनिस्ट्री है, जो जो भी उनका काम है, क्या वो ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं, तो इनको अकाउंटेबल ठहराया जाता है। अब भैया वेरी इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट में तुम देखते हो ना कभी बड़ा सीरियस माहौल हो जाता है, अरे लॉ बना रहे, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कभी शेरो शायरिया हंसी मजाक भी पार्लियामेंट में होता है। एक एग्जांपल देखो, द पार्लियामेंट इज नॉट ऑलवेज सीरियस, समटाइम लीडर्स यूज पोएट्री एंड ह्यूमर ड्यूरिंग डिबेट। तो शेर व शायरी वगैरह यूज होती रहती है पार्लियामेंट के अंदर ताकि माहौल को थोड़ा ठंडा किया जा सके। बेस्ट एग्जांपल इज 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय मनमोहन सिंह, अब तो मनमोहन सिंह और सुषमा स्वराज दोनों ही इस दुनिया में नहीं है मेरे बच्चों, तो ऊपर वाला इनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन 2011 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो सुषमा स्वराज जी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उन्होंने एक बड़ी शायरी कही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, और उसका जवाब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रिप्लाई किया एक और शायरी के थ्रू, जिससे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हुआ पार्लियामेंट के अंदर। तो ऐसा नहीं होता कि लोग दुश्मन है, ये है वो है। तो क्या बोला सुषमा स्वराज जी ने, बहुत अच्छे सुनो, तू इधर उधर की बात मत कर, क्या कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, हमें राजाओं से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो भैया मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं, कि माना कि हम तेरी दीद के काबिल नहीं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। तो भैया शेरो शायरियां चलती रहती हैं पार्लियामेंट के अंदर ताकि माहौल को थोड़ा ठंडा किया जा सके। लास्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। जब भी बात फाइनेंस इसकी आ जाए ना, तो पैसे की बात हो रही है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। हर साल बजट आता है, अभी देखा लास्ट महीने बजट आया था सरकार का, उस पर सरकार बताती है कि हम किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ महंगी होगी, क्या चीज़ सस्ती होगी, तो वो भी पार्लियामेंट का ही काम है, उसको बजट को अप्रूव करना। इट चेक्स हाउ मनी इज गिवन एंड स्पेंड बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। वही वाली बात कि अलग अलग मिनिस्ट्री को कितना पैसा एलोकेट किया जाता है, रेलवे को कितना पैसा दिया जा रहा है काम करने के लिए, डिफेंस को कितना दिया जा रहा है, हाईवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट को कितना दिया जा रहा है।
द गवर्नमेंट मस्ट गिव करेक्ट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू पार्लियामेंट अबाउट इट स्पेंडिंग। ऐसा नहीं है कि सरकार कोई भी नंबर दे देगी पार्लियामेंट को अपना, तो सरकार वही एक्चुअल नंबर देती है जितना उन्होंने बजट एलोकेट किया होता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके। अब भैया लेजिस्लेटिव फंक्शन में हमने 4 फंक्शन तो देख लिए, अब सेकंड फंक्शन याद करो, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जो पार्ट 5 है, हमारे संविधान के बहुत सारे पार्ट है, पार्ट 1 2 3 4 5 6, तो जो पार्ट 5 है वो बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव की, और यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट। ध्यान से सुनना, 1 मार्क्स का एमसीक्यू बनेगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो क्या आंसर दोगे? आंसर विल बी व्हाट? डी, चीफ मिनिस्टर्स। वो पूछ रहा है नॉट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नॉट पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कौन है। तो प्रेसिडेंट अभी बताया होता है पार्ट, वाइस प्रेसिडेंट भी पार्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर भी पार्ट होता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर्स पार्ट नहीं होते। तो ऐसा एक क्वेश्चन तुमसे तुम्हारे एग्जाम में पूछ लेगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो भैया पहला तो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं। हमारी जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है, इनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। वेरी इंपॉर्टेंट यार, ध्यान से समझना। जब भी वो कह रहा है हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का मतलब या कंट्री से है, इंडिया से, तो अगर वो पूछ ले कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ द कंट्री कौन होता है, तो वो प्रेसिडेंट होता है। एंड शी इज ऑल्सो द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि सरकार के नॉमिनल हेड भी प्रेसिडेंट को कहा जाता है। नॉमिनल हेड का मतलब होता है, ये मतलब होता है सिंपल सा, कि प्रेसिडेंट के पास कोई ताकत नहीं है, असली ताकत देश के प्रधानमंत्री के पास होती है मेरे बच्चों। तो हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है प्रेसिडेंट को, कि ये इंडिया की हेड है ये, ठीक है। और नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो सरकार है उनकी सिर्फ एक टेम्परेरी हेड है, इनके पास कोई पावर नहीं है, ये सरकार को नहीं बता सकती कब क्या कैसे करना है। असली ताकत होती है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के पास। अब प्रेसिडेंट के फंक्शन तुमसे वो पूछ सकता है 3 मार्क्स में, कि बताओ प्रेसिडेंट क्या क्या करता है। तो बता देना, सबसे पहली बात तो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स को, ठीक है, जितने भी लोगों की अपॉइंटमेंट होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी प्रधानमंत्री बना लेगी, प्रेसिडेंट उसी को प्रधानमंत्री बनाएगी जिनके पास 272 का जादुई आंकड़ा होगा, जिस पार्टी के पास समन्स द पार्लियामेंट वगैरह को बुलाती हैं और एसेंट देती हैं बिल्स को। अभी बताया, कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बनता, भले ही वो दोनों घर से पास हो जाए, वो तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपने साइन नहीं करेगी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो खास होते हैं प्रधानमंत्री के, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, एड एंड एडवाइसेस द प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट के पास बच्चों, हमारे संविधान में जो है ना, प्रेसिडेंट के पास कोई ज़्यादा ताकत नहीं है, इस बात को याद रखना, कोई ज़्यादा ताकत प्रेसिडेंट के पास है ही नहीं। इनको कब क्या कैसे करना है वो बताते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, या सिंपल सा कहने का मतलब है प्रधानमंत्री बताता है इन्हें कब क्या कैसे करना है। बट एक कैच है यहाँ पे, क्या? इन स्पेशल सिचुएशन लाइक व्हेन नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा। याद करो लास्ट क्लास कोरिलेशन गवर्नमेंट बताया था, जब किसी के पास भी वो 272 का जादुई आंकड़ा नहीं होता, तो जब नहीं होता तो प्रेसिडेंट कैन यूज स्पेशल पावर्स। तो उस समय में इनकी ताकत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अगर किसी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी है तो तब इनका कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता। अब बात वाइस प्रेसिडेंट की करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट भी यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लास्ट क्लास में भी बताया था। ये 1 मार्क्स का कंफर्म पीकेपी है कि राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, तो राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही और शी प्रिसाइड्स ओवर राज्यसभा सेशंस। और वर्तमान में ये हमारे सीपी कृष्णन जो है, ये क्या है? भारत के वाइस प्रेसिडेंट। इस बात को याद रखना, बस ये पॉइंट याद रखना, जो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का, वो होते हैं कौन? वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। अब भैया सबसे इंपॉर्टेंट तो यही लोग होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यूनियन एग्जीक्यूटिव में किसी के पास कोई ताकत नहीं है, सिर्फ इनके पास, और सबसे ज्यादा ताकत किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। तो प्रधानमंत्री ये हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ये हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, ठीक है, ये राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, ये फिर नितिन गडकरी जी, उसके बाद हमारे एस जयशंकर जी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, पीयूष गोयल जी, निर्मला सीतारमन जी। तो बहुत बड़ी काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की, और ये वही लोग बनते हैं
यहाँ पे वही मिनिस्टर बनेगा जो प्रधानमंत्री का खास हो। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्या मैंने तुम्हें अभी कुछ टाइम पहले नहीं बताया कि असली ताकत जो होती है वो होती है इनके पास, और स्पेसिफिकली किसके पास? देश के प्रधानमंत्री के पास। और अभी वर्तमान में कौन है? मोदी जी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। याद रखो, नॉमिनल हेड जो है वो तो हमारे प्रेसिडेंट है, लेकिन सरकार का कर्ता धर्ता, सरकार का सबसे पावरफुल हेड कौन है? प्रधानमंत्री। तो अगर वो 1 मार्क्स में पूछ लेगा कि रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन है, तो प्रधानमंत्री। नॉमिनल हेड पूछेगा तो प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। पहले बहुत बार बता चुका हूं कि भैया जिस पार्टी के 272 के जादुई आंकड़े आ गए, उसका जो लीडर होगा वही भारत का प्रधानमंत्री बनता है। द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवाइजेस द प्रेसिडेंट एंड मेक्स इंपॉर्टेंट नेशनल पॉलिसीज। सिंपल सी बात, जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वही अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसाइड करते हैं, और वो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं जो देश के नेशनल पॉलिसीज, जो देश के अहम फैसले हैं, वो प्रधानमंत्री लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रन्स द गवर्नमेंट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यानी कि जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट मंत्री भी हैं, खुद प्रधानमंत्री भी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, कि लोकसभा के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वहीं उनकी सरकार है। सिविल सर्वेंट्स, जिनको हम ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं, जो तुम में से मेरे बहुत बच्चे बनना भी चाहते हो, दे हेल्प मिनिस्टर्स इन इंप्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्मूथली। कि ऊपर से तो हमें नेताजी दिखते हैं, लेकिन उन नेताजी का असली काम जो होता है वो सिविल सर्वेंट्स यानी कि आईएएस आईपीएस लेवल अधिकारी करते हैं, जिनको ब्यूरोक्रेट्स कहा भी जाता है, और उन्हीं से देश चलता भी है। तो याद रखो। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में वो पूछ लेगा कि व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं? पहला तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यही लीड करते हैं। सेकंड, कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, कि भैया अलग अलग मिनिस्ट्री का जो भी काम धाम है वो यही कोऑर्डिनेट करते हैं। प्रेसिडेंट को एडवाइस भी यही करते हैं। देखो, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वैसे एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कोई वैल्यू नहीं है जब प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो असली फैसला कौन लेता है? पीछे से प्राइम मिनिस्टर। और दे शेप्स द नेशनल पॉलिसीज। शेपिंग नेशनल पॉलिसीज वही कि देश के इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, देश के इंपॉर्टेंट कानून, क्या देश किस दिशा में जाना चाहिए, वो प्रधानमंत्री के पास ही ताकत होती है। तो अगर वो 3 मार्क्स में पूछेगा कि क्या की फंक्शन है प्राइम मिनिस्टर्स के, तो ये लिख के आ जाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब भैया वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंस्पायरिंग। अभी क्या मैंने तुम्हें लास्ट स्लाइड में ही नहीं बताया कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यही तो मिनिस्टर्स के काम करते हैं, इन्हीं से तो देश चल रहा है। और जब भी बात सिविल सर्वेंट्स की आएगी, ब्यूरोक्रेसी की आएगी, तो प्रणब सर की फैमिली का नाम हमेशा आएगा मेरे बच्चों। जैसे ये कौन है? ये आपके प्रणब सर के ताऊजी हैं। और ये कौन है? भारत के प्रेसिडेंट रहे कौन? रामनाथ कोविंद जी। तो जो आपके प्रणब सर के ताऊजी हैं वो आईएफएस ऑफिसर रहे थे, जिसको कहते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। कहते हैं ना, एक वर्ड सुना होगा तुमने, अम्बेसडर का। तो यही आपके प्रणब सर के ताऊजी थे, जिनको भारत के राष्ट्रपति ने क्या एम्बेसडर बना के भेजा था बाहर कंट्रीज में। तो ये एक सिविल सर्वेंट हैं। तो क्योंकि अब मैं तुम्हें सिविल सर्वेंट्स के बारे में बता रहा हूं, तो भैया फैमिली के बारे में तो प्रणब सर की जानना पड़ेगा। ये कौन है? लास्ट क्लास में भी बताया था, प्रणब सर के चाचा जी हैं, जो कि एक आईएएस लेवल ऑफिसर हैं, है ना। लास्ट क्लास पे भी बताया था, कोई मध्य प्रदेश के गुना से हो तो इनका नाम पूछ लेना। तो ये प्रणब सर के चाचा जी हैं, है ना। तो प्रणब सर के घर में आईएफएस भी है, आईएएस भी है। और ये आपके प्रणब सर के डैडी हैं, यानी कि पापा जी हैं। और ये कौन है? हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनका नाम है अजीत कुमार डोवल जी। तो आप जब भी सिविल सर्वेंट्स की बात होगी तो भैया प्रणब सर की फैमिली का चर्चा जरा करके आ जाना। और इसीलिए जब प्रणब सर आते हैं और बोलते हैं तो सारे ऑरा जो है ना वो वीक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये लोग होता है सिविल सर्वेंट। अब एक बात बहुत अच्छी, अकाउंटेबिलिटी की बात हुई थी, जवाबदेही की। तो 1956 में जो रेलवे मिनिस्टर थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, ये जो आगे जाके भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, सोचो एक ट्रेन हादसा हुआ था और उसी ट्रेन हादसे के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से। तो ये बताता है कि कितने बड़े जिम्मेदार मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनके ऊपर। आज के नेता तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन सोचो एक ट्रेन हादसा हुआ जिनका इनसे ऐसे कोई मतलब, ये थे रेलवे मिनिस्टर, लेकिन ये हादसा इन्होंने तो नहीं कराया ना जानबूझ के। फिर भी इन्होंने बोला मैं रेलवे मिनिस्टर हूँ, मेरे रहते हुए हादसा हुआ है, तो इन्होंने भाई रिजाइन ही कर दिया उसके बाद कि भैया नहीं, मेरी जवाबदेही है। तो ये होती है अकाउंटेबिलिटी।
थर्ड में आ जाओ जुडिशरी। अब तुम्हें क्या मैंने नहीं बताया था, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन के अंदर एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशरी। और ये जो जुडिशरी है यही तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर नजर रखती है कि कोई ऐसे कानून ना बनाए जो देश हित में ना हो। तो जुडिशरी ऑफ इंडिया इंटरप्रेट्स एंड अप्लाइज द लॉज ऑफ द कंट्री, इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी जो जुडिशरी के ऊपर है वो क्या है, हमारे देश के संविधान को प्रोटेक्ट करना। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट चेक्स दैट लॉज विच आर मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और ये मेक श्योर करें कि वो भारत के संविधान को नहीं तोड़े। बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं, लोकसभा राज्यसभा से कोई भी नया कानून बनता है, अगर वो देश हित में नहीं है, देश के संविधान के खिलाफ है, लोगों के अधिकार के खिलाफ है, तो ये उस के ऊपर एक्शन लेते हैं। एंड दिस सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर दैट नो ब्रांच बिकम्स टू पावरफुल। तो वही बात, ये हमारे प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के, तो इन्हीं के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहती है कि सरकार ज्यादा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे भैया। अब वेरी इंपॉर्टेंट, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एट द स्टेट लेवल। जैसे नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे क्या है प्रणव सर, ये देख लो। जस्ट लाइक द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का मतलब केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले यूनियन गवर्नमेंट बोले, कहने का मतलब एक ही है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ईच स्टेट हैज इट्स ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे पार्लियामेंट के पास लोकसभा है, राज्यसभा, ये सब है ना, उसी तरीके से स्टेटों के पास होती है असेंबली। जैसे पार्लियामेंट में जो लोग जीत के आते हैं उनको एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में सांसद, जो लॉज बनाते हैं। उसी तरीके से स्टेट्स में इनको एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, चचा विधायक है हमारे और वो लॉ बनाते हैं। एमएलए मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट विच आर गिवन इन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से कंफर्म पीके है, टेंशन मत ले। तो बस कहने का मतलब इस स्लाइड का ये है, यूनियन गवर्नमेंट के पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा है। उसी तरीके जो स्टेट है, जो चीफ मिनिस्टर लोग होते हैं, उनकी खुद की असेंबली होती है। वहां जो लोग पार्लियामेंट में जीत के आएंगे, लोकसभा राज्यसभा में बैठेंगे, उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में सांसद। जो यहां पे जीत के आएंगे उनको कहा जाता है एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सर अभी कहानी क्या है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की, इसके ऊपर लिख दे कंफर्म पीके पी। यहां से क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का एग्जाम में, पहली बता रहा हूं, पक्का पक्का आएगा। 3 तरीके की लिस्ट होती है हमारे देश के संविधान ने बनाई। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। जैसा नाम वैसा काम, नाम से तुझे याद करा दूंगा क्या होती है। यूनियन लिस्ट में बच्चों कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब्जेक्ट जैसे कि क्या इंपॉर्टेंट, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे डिफेंस, देश का डिफेंस, देश का फॉरेन अफेयर्स, बाहर के हम कंट्री से क्या रिलेशन बनाएंगे, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, इनके ऊपर जो भी सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है, उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है, यानी कि केंद्र की सरकार लॉ बना सकती है, यानी कि मोदी जी लॉ बना सकते हैं, और कोई नहीं बना सकता। तो नाम से समझो यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक्स होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, और उस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। जब बात स्टेट लिस्ट की आएगी तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट्स होंगे जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। तो इस तरीके से देखो, पावर वगैरह बहुत डिवाइड की हुई है, पुलिस हो गई, हेल्थ होगी, एग्रीकल्चर हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट की गवर्नमेंट लॉ बना सकते, केंद्र सरकार नहीं बना सकती। तो अब और एक आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जो जिसपे सेंट्रल भी और स्टेट भी दोनों की दोनों सरकारें लॉ बना सकती है, जैसे कि पढ़ाई लिखाई पे, मैरिज पे, फॉरेस्ट पे, लेबर पे, इसके ऊपर लॉ दोनों सरकार बना सकती है। लेकिन कभी लड़ाई हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है मेरे बच्चों, याद रखना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ माना जाएगा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ माना जाएगा, इस बात को याद रखना। दोनों लॉ बना सकते हैं। वो तुमसे सोचो ट्रू फॉल्स में पूछ ले, क्या कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं? तुम बोलोगे बिल्कुल बना सकती है। लेकिन कभी कभी भी लड़ाई हुई दोनों के लॉज के बीच में, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया होगा वो ही माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ नहीं बनाया जाएगा। लास्ट स्लाइड में ये बोला कि स्टेट लिस्ट के ऊपर तो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, कॉन्करेंट के ऊपर भी बना सकती है, मना नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल भी ठान ले कि मुझे भी बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ठान ले, तब लड़ाई हो गई तो जीतेगी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहीं से याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है। तो क्वेश्चन वो ऐसे ही पूछेगा, व्हाट इज यूनियन लिस्ट, तुम बता देना, लॉज विच आर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 1-2 एग्जांपल पूछ लेगा कि डिफेंस कौन सी लिस्ट में आता है, वो पूछ लेगा पुलिस कौन सी लिस्ट में आता है। तो ये सब चीजें अच्छे से करके जाना। अब स्ट्रक्चर्स क्या होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, देखो, अनलाइक द सेंटर, द स्टेट्स कैन हैव 1 हाउस और 2 हाउस।
तो देखो जब भी एक घर होगा, एक सदन होगा, तो उसको यूनिकैमरल, यूनि का मतलब होता है वन, और जब भी दो घर होंगे तो उसका मतलब होगा बाई, यानी कि दो घर। तो सिंपल सी बात है। लेकिन जब यूनियन गवर्नमेंट की बात आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है, तो भैया वहां तो पहले से ये बात निर्धारित है कि लोकसभा राज्यसभा, यानी कि हमारी देश की पार्लियामेंट कैसी है, बाइकैमरल, दो घर होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जब बात स्टेट्स की आती है तो यहाँ एक घर भी हो सकता है, दो घर भी हो सकता है। तो याद रखना यहीं से डिफरेंस आता है। वो यूनिकैमरल भी हो सकती है स्टेट की लेजिस्लेचर, वो बाइकैमरल भी हो सकती है। द लोअर हाउस, याद करो, पाल यूनियन में सेंटर में जो लोअर हाउस होता है वो लोकसभा को कहा जाता है। यहां पे लोअर हाउस जो है इसको विधानसभा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, और यहां का जो अपर हाउस है उसको विधान परिषद कहा जाता है। अब ये जो दो घर हैं, ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, स्टेट लेजिस्लेचर होती है, वहां होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा दो हों, कुछ कुछ स्टेट में दो हैं, लेकिन मोस्टली स्टेट में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, विधानसभा, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। सर वो कौन सी स्टेट है? जैसे आंध्रा है, बिहार है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे टू हाउसेज, वाइल अदर स्टेट्स हैव ओनली वन हाउसेज। तो वो तुमसे एमसीक्यू में पूछ लेगा, ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पे दो घर हैं। तो तुम अब वो सोचो, तुम्हें आंध्र प्रदेश दे देगा और अलग स्टेट दे देगा, तो तुम्हें ये याद करके जानी, 1 2 3 4 5 6। तो हिंदुस्तान के अंदर फिलहाल 6 ऐसी स्टेट है जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि विधानसभा भी है, जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं इंग्लिश में, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और एक विधान परिषद भी है जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है। आगे चलो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुमसे यही पूछेगा कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के डिफरेंसेस बता दो। अब यार इसमें होता क्या है ना मेरे बच्चों, ये मैं बहुत सारे लेके आया हूं, तुमसे या तो 3 मार्क्स में पूछेगा, 2 मार्क्स में, तो भाई 3 4 5 6 7 8 लेके आया हूं यार, तो दो तो तुम्हें याद रहेंगे। अगर जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करें यूनियन गवर्नमेंट के, वो होते हैं प्रेसिडेंट, मानते हो कि नहीं, प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन जब हम स्टेट में बोलते हैं कि स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, तो वो गवर्नर्स होते हैं, और गवर्नर को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है। इनका टर्म पूछे, यानी कि कितने साल तक होते हैं, 5 साल तक। गवर्नर लोग भी 5 साल तक होते हैं, लेकिन गवर्नर को कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन मोर और लेस ये 5 साल अपने कंप्लीट कर ही लेते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड, यानी कि क्या, नॉमिनल हेड जो है वो तो प्रेसिडेंट है, यानी कि जो नाम का पावरफुल है वो तो सिर्फ प्रेसिडेंट है। असली ताकत, यानी कि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि डी फैक्टो का मतलब असली ताकतवर कौन है, प्राइम मिनिस्टर। यहां भी नॉमिनल हेड गवर्नर है, लेकिन यहां जो डी फैक्टो यानी कि सबसे पावरफुल होता है वो होते हैं चीफ मिनिस्टर्स। तो जो यहां पे प्राइम मिनिस्टर है यूनियन गवर्नमेंट में, वहीं वहां स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर्स हैं। और लीडर्स ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी या कोलिशन इन लोकसभा, वो सरकार बनाती है यूनियन लेवल पे। सेम चीज यहां भी है, यहां भी वही होता है 50% + 1, जिसकी आ गई वो सीएम बन जाता है, नहीं आई तो कोलिशन हो जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह जो होती है, यहाँ प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं, यहाँ चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। यहाँ के लोअर हाउस को क्या कहा जाता है, लोकसभा, यहाँ के लोअर हाउस को विधानसभा, है ना, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ के अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है, वहाँ के अपर हाउस को विधान परिषद कहा जाता है। तो ये टेबल अच्छे से याद करके जाना, बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तुम्हें 2-3 ही याद करके जाने, तुम्हारे एग्जाम में वही पूछेगा। अब चैलेंजेस टू इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर, चाहे तो यूनियन लेवल पे हो चाहे तो स्टेट लेवल पे हो, हम अब कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो इनकी इफेक्टिव फंक्शनिंग को रोकते हैं। पहला, मेंबर्स आर समटाइम्स एब्सेंट रेगुलरली, यानी कि होता है ना, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गए यूनियन पे, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए हमारे यहाँ पे, विधायक जो हो गए स्टेट लेवल पे, वो आते नहीं है, एब्सेंट रहते तो काम होता नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है। जैसे तुम भी अपने स्कूल में काफी एब्सेंट रहते हो। सम मेंबर्स बिहेव इन अ नॉन कोऑपरेटिव और डिसरप्टिव मैनर, बहुत यहाँ पे जो एमपीज और एमएलएज होता है बदतमीजी करते हैं, जो जिससे फंक्शनिंग पे इफेक्ट होता है। इंपॉर्टेंट डिबेट्स आर ऑफन डिस्टर्ब्ड एंड द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन बिकम्स पुअर, क्या तुम लोग जब न्यूज़ देखते हो अपने पापा जी के साथ, मम्मी जी के साथ, दादाजी के साथ, हमेशा पार्लियामेंट के अंदर हो हल्ला हो हल्ला हो हल्ला ही हो रहा होता है, तो उससे क्या होता है, उससे डिबेट अच्छी तरीके से होती ही नहीं है, डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं रहता। सेशंस आर समटाइम्स कट शॉर्ट एंड बिल्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू डिस्कस एंड पास, होता क्या है, कभी कभी नहीं है किसी का मन, तो जो बिल को बन जाना चाहिए एक्ट, जो देश हित में है, वो बहुत समय ले लेता है एक एक्ट बनने में। सम रिप्रेजेंटेटिव हैव क्रिमिनल केसेस एंड डिबेट्स में बिकम एंग्री और बायस इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पब्लिक इशूज। हमारे देश का डेटा भी यही कहता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो मेरे बच्चों, वहां पे क्या होता है, बहुत सारे सांसद और एमएलए के अगेंस्ट जो है ना, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो वो लोग सोचो हमारे कानून बना रहे हैं, तो ये कितनी ही खराब बात है। सर वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे इसको समाधान निकाला जाए? पहला, जब भी वे फॉरवर्ड कहीं भी कुछ पूछे, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी में लोग होते हैं, यानी कि तुम और मैं होते हैं। सिटीजन
should stay informed and ask questions and take part in public discussion and about important issues। कि जो हमारे देश का नागरिक है उसको जागरूक रहना होगा, उसे सवाल पे सवाल करते रहने पड़ेंगे, उसको ये बात जाननी होगी कि भैया किसी से सवाल पूछना कुछ गलत नहीं है। पीपल शुड यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू शेयर देयर व्यूज एंड एंगेज विद पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग पॉलिसी मेकिंग। आज की डेट में देखते हो इंस्टा पे, यूट्यूब पे कितने लोग कंटेंट बनाते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, तो वो भी हमें करना चाहिए ताकि पॉलिटिकल लीडर से बातचीत होती रहे। यंग वोटर्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू लीडर्स, जो नए नए लोग राजनीति में आ रहे हैं, दे शुड पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसीज टू मेक पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रॉन्गर। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हें से किसी का ख्याल है वैसे किसी को नेता वेता बनना है क्या, किसी का है सपना कि मुझे नेता बनना है, तो बता देना मुझे। तो नेता वेता बनना चाहिए लोगों को, है ना, पार्ट लेना चाहिए डेमोक्रेसी में। क्योंकि ना हम जब भी बात करते हैं ना सरकारों की, तो हम दूर से क्रिटिसाइज करते हैं, अरे यार ये सरकार खराब है, वो सरकार खराब है। लेकिन क्या आप कभी ये सोचते हो कि यार तुम पहले आओ ना पॉलिटिक्स के अंदर, तुम्हें अगर कुछ चीज समाज में सुधार लाना है तो तुम भी तो उस दलदल में आओ ना पॉलिटिक्स के। बाहर से किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत ईजी है मेरे बच्चों, बाहर से ज्ञान देना बहुत ईजी है। तो पहले पॉलिटिक्स में आओ, चुनाव जीतो, फिर देश की रास्ता बदलो। अब ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा। जैसे मैंने बताया था राज्यसभा में जो प्रिसाइड करते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो मुझे बताओगे लोकसभा में क्या कौन प्रिसाइड करता है। और सेकंड ये भी बताओगे, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, और ये क्वेश्चन का आंसर देके जाना, एग्जाम में आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स लोकसभा में कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी एक कोट बड़ी फेमस है। क्या बोला इन्होंने कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां भी आती जाती रहेंगी, लेकिन ये देश कभी टूटना नहीं चाहिए, देश का लोकतंत्र हमेशा हमेशा के लिए अमर रहना चाहिए। तो ये इतने अच्छे विचार थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, कि देश का लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहना चाहिए। ये पार्टियां तो आती जाती रहती है, लीडर्स भी आते जाते रहते हैं, लेकिन देश वहीं का वहीं रहना चाहिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें कराएं, वो करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, और ये सारे नोट्स नेक्स्ट टॉपर जूनियर्स के टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। मैं मिलूंगा बहुत जल्द, खत्म करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, और क्लास 8 के एनसीईआरटी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तब तक के लिए अपना रखो बहुत ख्याल, बाय बाय।